मैं नीलम मतानिया फिर से आपके सामने हूँ आपको पढ़ाने अकाउंटिंग। आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्म प्रिंसिपल स्टैंडर्ड एंड बेसिस, जिसमें से जैसे कि आप जानते हैं अकाउंटिंग में बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके मतलब अलग है और अकाउंटिंग पढ़ने से पहले उन टर्म को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स के ऊपर मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जो आप मेरे सब चैनल में देख सकते हैं, जिसमें से प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है, गेन्स क्या होता है, लॉसेस क्या होता है, परचेज क्या होता है और परचेज इनवर्ड क्या होता है। तो अगर उसके बारे में आपको जानना है तो मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। और आगे आज हम ये 4 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहले मैं आपको सेल्स क्या होता है बताना चाहती हूँ। सेल्स जो एक बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम अकाउंट्स में सेल्स का मतलब होता है कि जो हम सामान बेचते हैं उसको अगर हम बेचते हैं तो उसको हम सेल्स बोलते हैं। सामान बेचना मतलब जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं या जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको बेचने को हम सेल्स बोलते हैं। और सेल्स में भी कैश सेल्स भी हो सकता है या क्रेडिट सेल्स होता है। जैसे आज हमारा बिजनेस है, जो हमें कॉटन फैक्ट्री खोल रखा है, कॉटन फैक्ट्री में हमने मशीनरी बेच दिया, कॉटन का पुराना हो गया था मशीनरी हमने बेच दिया, उसको हम सेल्स नहीं मान सकते। लेकिन अगर हमने कॉटन रॉ मटेरियल से कॉटन बनाया उस फैक्ट्री में और उसका कॉटन को जो बेचा उसको हम सेल्स मानेंगे और वो आएगा पीएल अकाउंट में एज अ सेल्स। ठीक है, वो हमारा बिजनेस का इन्वेंट्री स्टॉक है, उसको बेचने को हम सेल्स बोल सकते हैं। या फिर अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस है, कोई चीज हम खरीदते हैं और उसको फिर बेचते हैं, उसको भी हम सेल्स बोलेंगे। लेकिन अगर हम उसको एक एसेट्स के रूप में अपने बिजनेस में खरीदे हैं, एसेट्स या को बेचने को हम सेल्स नहीं मानते। सेल्स हो सकता है 2 टाइप के, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अगर हमने कोई चीज बेचा है अपने कस्टमर को कैश में तो उसको बोलेंगे कैश सेल्स। और अगर हमने कोई चीज बेचा है अपने कस्टमर को उधारी में, मतलब उसने वो बोला है कि थोड़े दिन बाद मैं तुमको पैसा दे देता हूँ, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स से हमारे डेटर बनते हैं, मतलब हम हमारे लिए वो एक एसेट्स के रूप में डेटर बोल के बैलेंस शीट में आता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है सेल्स रिटर्न, जो सामान हमने बेचा है अगर वो वापिस आ रहा है, वापिस क्यों आएगा? अगर हमने उसको डैमेज सामान बेचा है या क्वांटिटी कम है या हमारा जो सेल्स का पॉलिसी था वैसा नहीं है वो सामान, तो वो लोग वापिस कर देंगे, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। अगर जो हमने सामान बेचा है वो वापिस आएगा तो क्या होगा? अगर हमने उधारी में बेचा है तो हमारा डेटर कम हो जाएगा और सेल्स कम हो जाएगा। तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उस अमाउंट से जिस अमाउंट से हमने उसको सेल्स दिखाया था उस सामान को। इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये सामान वापिस अंदर आया। और जो हम बाहर मतलब रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? जिसको परचेज रिटर्न को जो हम खरीदे थे और वापिस बाहर भेजे उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। तो सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड मीन्स जो सामान हमने बेचा है, जो गुड जिसमें हम डील करते हैं, जिसको हमने बेचा था, अगर वो कस्टमर हमको वापिस कर देता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। जैसे मैंने राम को 10,000 रुपए का गुड़ बेचा था, जिसमें से 2,000 रुपए का गुड़ डिफेक्टिव निकला, तो वो हमको वापस कर दिया, तो हम उसको दिखाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, मतलब उसको सेल्स रिटर्न को कम कर देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत टाइप के इन्वेंट्री होते हैं जो जिसमें स्टॉक भी इंक्लूड है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 4 टाइप के इन्वेंट्री होते हैं। पहले इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल जिससे हम गुड बनाएंगे वो भी हमारा बच जाएगा साल के एंड में, उसको बोलते हैं, वो बचे हुए जो हैं उनको बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। फिर इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो आधे काम हुए हैं, जैसे 3-4 प्रोसेस है हमारा फिनिश गुड बनने के लिए रॉ मटेरियल से, वो बीच में है, ना फिनिश गुड है ना रॉ मटेरियल है, उसकी इन्वेंट्री को बोलेंगे इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस। और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, मतलब जो लास्ट में जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। और होते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। तो इस चारों इन्वेंट्री को उनके अमाउंट या कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू जो भी कम हो उस वैल्यू में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। जैसे कि अगर
उसको बनाने का खर्चा हमारा 10,000 रुपया पड़ा, लेकिन मार्केट प्राइस उसका 12,000 है, तो हम 10,000 में दिखाएंगे। मगर अगर उसका मार्केट प्राइस 8,000 है, हमको खर्चा पड़ा 10,000, तो हम उसको 8,000 में ही दिखाएंगे। उसको जो भी कम है, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो कम है, उस अमाउंट पे हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे दिखाते हैं। ओके, फिर हम पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो ट्रेडिंग करने से हमको जो पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है, उधारी है छोटे टाइम पीरियड के लिए, के बाद वो पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। मतलब जो ट्रेडिंग करने से हमारा डेटर बने हैं या जो हमारा पैसा ड्यू है, मिला नहीं है मतलब, उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल दो टाइप के हो सकते हैं, डेटर, बिल रिसीवेबल। डेटर वो होते हैं जो हमसे गुड, जो जिनको फायदा मिला है लेकिन वो हमको अभी तक पैसा दिए नहीं है। जैसे जो हमसे गुड ले गए हैं लेकिन पैसा दिए नहीं है, वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे देंगे, उनको बोलते हैं डेटर्स। ये आते हैं हमारे बैलेंस शीट में, एसेट साइड में डेटर्स बोलते हैं। ये हमारे लिए एक एसेट्स है क्योंकि ये हमको फ्यूचर में पैसा देंगे। फिर बिल रिसीवेबल मतलब हम बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, जिससे वो डेटर को देते हैं और जिसके पास वो बिल, डेटर हमको देता है ये बिल रिसीवेबल, और जिसके पास वो बिल रहता है वो उस पैसा का अधिकारी रहता है। मतलब वो नोट अगर हमारे पास है तो हम अधिकारी हैं, हम किसी और को दे देंगे, बैंक के पास भी हम इसको मतलब डिस्काउंट करके एनकेश करा सकते हैं। तो जिसके पास वो बिल रिसीवेबल रहेगा वो उसको वो पैसा मिलता है। तो बिल रिसीवेबल को हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज इन द हैंड ऑफ क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो क्रेडिटर के हाथ में है तो उसको पैसा मिलेगा। और हम आगे, जैसे कि मेरे को आपको 10,000 देना है, तो मैं बोलूंगी मैं आपको आज 10,000 दे नहीं सकती, इतना डेट को 5 तारीख को मैं आपको 10,000 रुपया दूंगी। मैं आपको एक तो बिल ऐसे बना के दूंगी, इसमें डेट लिखूंगी आज का, या लिखूंगी टू बी पेड एट 5/4/2004 अमाउंट 5,000 बाय नीलम मतानिया। यहाँ मैं अपना साइन करके आपको दे दूंगी कि 5 तारीख को मैं आपको इतना रुपया दूंगी। अभी ये बिल जब 5 तारीख होगा आप मेरे को लाके दोगे कि तुम मेरे को लिख के दी ये पैसा देना, तो मैं जिसके हाथ में जो बिल पकड़ा होगा उसको वो पैसा दूंगी। तो इसके लिए बिल रिसीवेबल हुआ आपके लिए और मेरे लिए बिल पेबल, क्योंकि जब आप ये बिल लेके आओगे पैसा मुझे देना पड़ेगा और आपको मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और मैं एक अपने शॉर्ट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो आप मेरे को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देख पाएँ।